आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, जयपुर जवाहर नगर में सेंटर हेड हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है मेनोपॉज एंड प्रेगनेंसी आफ्टर 40 इयर्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है, बहुत कठिन परिस्थिति है। कोरोना इन्फेक्शन की सभी लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपना व अपने परिवारजनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो छोटे छोटे प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम फॉलो कर सकते हैं वो आप सभी लोग फॉलो करिए, जिससे कि इस इन्फेक्शन से हम अपने आप को व परिवारजनों को व पूरे देश को इस सिचुएशन से बचा सकें। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है वो मेनोपॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जो हर फीमेल यानी हर नारी के जीवन में आती ही है। इस मेनोपॉज की जो एवरेज एज है वो है 45 टू 55 ईयर्स। ज़्यादातर केसेस में अराउंड 51 ईयर्स फीमेल्स को मेनोपॉज हो जाता है। अब मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज का अर्थ है मासिक धर्म का आना बंद हो जाना। जब ये सिचुएशन आती है तो इसके पीछे कुछ और रीज़न होता है और वो रीज़न होता है हमारे अंडाशय की एक्टिविटी। जब पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हमारा अंडाशय एक्टिव रहता है, ओवरीज में एग्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से हर महीने रेगुलर पीरियड्स आते रहते हैं। बट एक समय ऐसा आता है जब वो ओवरीज हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो जाती है। ऐसे में जो उनका नॉर्मल फंक्शन है यानी ओवुलेशन होना, एग का बनना, हार्मोन्स बनना, ये सब नहीं हो पाता। इस कारण से जो फीमेल हार्मोन्स हैं जिनको हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। वह एफएसएच व एलएच जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के नहीं बनने से जो हमारा गर्भाशय है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो श्रिंक हो जाती है, यूट्रस का साइज कम हो जाता है, वह प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से इसमें नहीं हो पाती है इस स्टेज में और पीरियड्स का आना भी बंद हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसको हम एआरटी टेक्निक्स कहते हैं उनसे प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। इस बारे में भी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल जितने भी कपल्स हमारे पास आते हैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनमें जो ज़्यादातर कपल्स हैं वो हमारे पास अप्रोच करते हैं लेट 30s में या फिर 40s में। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और जो काफ़ी कॉमनली फाउंड रीज़न है उनमें से एक रीज़न है वो है शादी देर से होना। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो सूटेबल पार्टनर नहीं मिल पाता शादी के लिए जिससे शादी डिले हो जाती है, या फिर अपने करियर में कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर अपने करियर के पीक में होते हैं, तो ऐसे में वो शादी नहीं करना चाहते। कई बार शादी करने के बाद चाइल्ड बियरिंग हम लोग लेट प्लान करते हैं क्योंकि वही कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिसमें करियर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो उन सभी चीज़ों की वजह से आजकल जो एज है चाइल्ड बियरिंग की वो लेट हो गई है। कई बार जो रीज़न सामने आता है वो ये है कि शादी तो टाइम पे हो जाती है बट हमें लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हम या तो हमें सही समय पे कारण का पता नहीं चल पाता, या फिर हमें जो एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उनके बारे में नॉलेज नहीं होती, या तो हम डॉक्टर को लेट अप्रोच करते हैं। तो कारण कुछ भी हो, अगर हमारे पास कोई भी फीमेल लेट 30s में आती है या 40s में आती है तो जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमें उनका कंप्लीट इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर हम फीमेल पार्टनर इवैल्यूएशन की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान देने योग्य है वो है एग रिजर्व टेस्टिंग। एग रिजर्व टेस्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर महिला जो है वो एक निश्चित अंडों की मात्रा से के साथ पैदा होती है और जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है कि उसके अंडकोश में एक फिक्स्ड रिजर्व है। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हर महीने पीरियड्स आते हैं, एग्स बनते हैं, एग रिलीज होता है, बाकी छोटे एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते उम्र के साथ साथ अंडों की संख्या कम हो जाती है
और नॉर्मली 35 ईयर्स यानी 35 साल की उम्र के बाद अंडों की संख्या व क्वालिटी दोनों काफ़ी तेज गति से कम हो जाती है। ऐसे में 40 साल तक आते-आते ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% से ज़्यादा जो एग्स हैं वो आनुवांशिक यानी जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो एग रिजर्व टेस्टिंग है उसके टेस्ट के बाद हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान उनको देना होता है। अब एग रिजर्व टेस्टिंग जो है हम नॉर्मली उसके लिए या तो ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर सोनोग्राफी से उसको असेस किया जाता है। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली हम हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं जैसे कि एफएसएच हार्मोन या एएमएच। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन और जो इसका नॉर्मल रेंज है वो है 2.5 टू 4 नैनोग्राम पर एमएल। अगर किसी का एएमएच कम है या फिर सोनोग्राफी में हम जब काउंट करते हैं नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो कि 5 मिलीमीटर से छोटे हैं जिनको हम एंट्रल फॉलिकल्स कहते हैं, तो एंट्रल फॉलिकल काउंट अगर 5 से कम है पर ओवरी और एएमएच अगर 2 से कम है तो ऐसे में हम उनको कहते हैं कि उनका एग रिजर्व कम है। अगर एग रिजर्व कम है तो उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस एज में नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, पर नॉर्मल तरीके से या नेचुरल कंसेप्शन की संभावना उम्र के साथ साथ काफ़ी कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि अंडे की संख्या प्लस क्वालिटी दोनों डिटीरिएट हो जाती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर केसेस में हमें एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ती है। और एआरटी टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो अगर 38 साल से ऊपर या 40 साल से ऊपर की कोई महिला है तो उसमें हम आईवीएफ या ICSI तकनीक से उनकी सहायता कर सकते हैं। आईवीएफ या ICSI तकनीक में हम जो फीमेल पार्टनर है उनको कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगाने के बाद जो एग्स डेवलप होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। अगर इस एज में कि जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट्स की संभावना काफ़ी होती है और उस वजह से जो एबॉर्शंस का रेट काफ़ी होता है वह बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18-13 उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे इन केसेस को बचाने के लिए हम भ्रूण को अंदर डालने से पहले ही उसकी जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लेते हैं और उस बायोप्सी की कैरियोटाइपिंग या जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है और जिससे कि हम एबनॉर्मल एम्ब्रियोज हटा सकते हैं और नॉर्मल एम्ब्रियोज सिलेक्ट करके उनको महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे कि उनको हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो आईवीएफ टेक्निक और पीजीएस टेक्निक की सहायता से 40 के बाद भी सेल्फ एग से एक हेल्दी प्रेगनेंसी का होना संभव है। पर कई बार हमारे पास ऐसे कंडीशन सामने आती हैं जिसमें कि एग रिजर्व बिल्कुल कम होता है या उनके अंडे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या एम्ब्रियोज नहीं बन पाते आईवीएफ में, तो ऐसे केसेस में हमें डोनर एग्स की सहायता लेनी पड़ती है। डोनर एग आईवीएफ में हम जो डोनर है फीमेल डोनर है उनकी इंजेक्शंस लगा के उनके एग्स यूज़ करते हैं और जो कपल होता है उसमें जो हस्बैंड है उनके स्पर्म्स लेके फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है और उस एम्ब्रियो को फिर महिला के यूट्रस में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिससे उनको एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस एज में प्रेगनेंसी आईवीएफ के माध्यम से पॉसिबल है, बट केवल प्रेगनेंसी होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम जानते हैं कि 40 साल की उम्र के आसपास हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं या मोटापा होना, ये सब समस्याएं भी, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सब समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को फिट रखें। प्री प्रेगनेंसी जो वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और अगर शुगर लेवल्स आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो ब्लड शुगर का भी आपको ट्रीटमेंट लेकर ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज करनी चाहिए। थायराइड डिसऑर्डर्स या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो एक अच्छे फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन आप लें और प्री प्रेगनेंसी जो फिटनेस है उसको अचीव करने के बाद ही हमें प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 40 साल की उम्र के आसपास जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहते हैं।
हाई रिस्क इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसीज में होती हैं, जैसे हाइपर एमेसिस का होना यानी उल्टियाँ ज़्यादा होना, प्लेसेंटा प्रीविया का होना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, PIH जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, PPH होना, ये सब प्रॉब्लम्स एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संभावना हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए और प्रेगनेंसी होने के बाद एंटीनेटल पीरियड में रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में हमें रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको हम टाइमली पिक कर सकें और एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकें। जैसे अगर हम पहले डिस्कस कर रहे थे मेनोपॉज़ के बारे में, तो मेनोपॉज़ यानी जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, ऐसे केसेस में अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी हो, जैसे कि हम देखते हैं कई कपल्स आते हैं जिनकी माहवारी आना बंद हो जाती है और उनको बच्चा नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में हम IVF के ज़रिए उनको संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। अब क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चेदानी की साइज़ कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो सबसे पहले बच्चेदानी को तैयार किया जाता है। उसके लिए उनको 2 या 3 महीने कुछ हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे कि मासिक धर्म नियमित रूप से स्टार्ट हो सके और यूट्रस यानी गर्भाशय का साइज़ है वो नॉर्मल हो सके। जब 2 या 3 महीने की हार्मोनल मेडिसिन्स लेने के बाद यूट्रस नॉर्मल साइज़ हो जाता है, उस समय हम IVF में डोनर एग्स की सहायता से एम्ब्रियो बनाकर उनके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है। तो ये सब हमने आज डिस्कस करा कि 40 इयर्स या मेनोपॉज़ के बाद प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं जो कि ऐसे कपल्स को प्रेगनेंसी होने में मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, आप सभी लोगों की इच्छा पूरी हो, आप सभी लोगों के आंगन में खुशियाँ महके एंड टेक केयर, गुड बाय।